हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री डैश है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री डैश है। क्या हो सकती है? ओमिका होता है या गैर ओमिका होगा या बैटरी होगा या कैपेसिटर होगा, क्या होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन कहीं आपको मिले, क्योंकि ये काफ़ी महत्व रखता है। एनसीईआरटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन उठाई गई है कि गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री है कौन है। तो आप अपना ऑप्शन देख चुके होंगे, आंसर लगा चुके होंगे, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री है, किसके है? देखिए, कैपेसिटर के लिए तो नहीं होती है, तो हमें भी पता है कैपेसिटर के लिए नहीं यूज़ की जा सकती है, बैटरी के लिए भी नहीं होती है। तो इसका मतलब ओमिका के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ओमिका के लिए नहीं यूज़ की जाएगी, तो इसका मतलब गैर ओमिका के लिए यूज़ की जाती होगी। तो ये बात सही है, बी इसका सही है। यानी आप इसके बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, गैर ओमिका के साथ जो है इसका संबंध होता है। तो गैर ओमिका जो है सही है, यानी गैर रैखिक वोल्टेज धारा संबंध वाली सामग्री गैर ओमिका है, यानी गैर ओमिका बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक ही समय में धनात्मक ऋणात्मक आवेश या दोनों आवेश के प्रभाव के कारण क्या होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों धारा आवेश जो है एक साथ चलेंगे तो क्या होगा। यानी एक ही समय में धनात्मक ऋणात्मक आवेश दोनों आवेशों के प्रभाव के कारण क्या होगा। ए, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, बी, प्रकाश उत्पन्न होगा, सी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, डी, वायु उत्पन्न होगा। देखिए, वायु उत्पन्न होगा, ये बात तो बिल्कुल ही ऑड लग रही है। वायु उत्पन्न कहाँ से हो सकता है? संभव ही नहीं है। अगर दो धाराएं ऋणात्मक और जो पॉजिटिव नेगेटिव आवेश दोनों आवेशों के प्रभाव के कारण क्या होगा। देखिए, अगर ये प्रभाव होगा तो जर्नल सी बात है, ऊष्मा उत्पन्न तो नहीं होगी, प्रकाश भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश और ऊष्मा की बात ही नहीं किया है। यहाँ पर तो एक ही समय में धनात्मक ऋणात्मक आवेश के दोनों के प्रभाव को कहा गया है। तो जनरल सी बात है, ऑप्शन ए सही जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जनरल सी बात, विद्युत धारा ही उत्पन्न होगी। जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आवेश चल रही है तो इसका क्या मतलब होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस प्रकार की दिखाई देती है। जो फिलामेंट, आपको पता ही होगा कि पुराने समय में जो बल्ब यूज़ की जाती थी उसमें फिलामेंट यूज़ की जाती थी, और ये प्रकाश बल्ब होती थी जो पीली रोशनी देती थी। अब ऐसी जो बल्ब होती है उसमें खपत की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस प्रकार दिखाई देती है। ए, दृश्यमान प्रकाश होगी उसमें, बी, इंफ्रारेड किरणें होगी, या सी, पराबैंगनी किरणें, या डी, फ्लोरोसेंट रोशनी। फ्लोरोसेंट रोशनी जो होती है आजकल ट्यूबों में यूज़ की जाती है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। पराबैंगनी किरणें, ये पराबैंगनी विकिरणें जो होती है सूर्य से हमें प्राप्त होती है, जो कि ओजोन परत के नुकसान के कारण हम तक पहुंच रही है। तो जनरल सी बात है, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे सकते हो, बहुत काफ़ी आसान भी है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए, दृश्यमान प्रकाश तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इंफ्रारेड किरणें होगी, क्योंकि हमने फ्लोरोसेंट रोशनी को तो हम ट्यूबलाइट की बात कर ली है। पराबैंगनी विकिरण सूर्य से प्राप्त होती है, दृश्यमान प्रकाश तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, जो कि हमें प्रकाश बल्ब में नज़र आती है, दिखाई भी देती है। तो ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, एक निश्चित समय पर
घर को 220 वोल्ट पर 100 एम्पेयर की आपूर्ति की जाती है और एक ही समय में घर में कितने जो है 75 वॉट का 220 वोल्ट प्रकाश बल्ब चालू किए जा सकते हैं। 75 वॉट के कितने बल्ब जो है चालू किए जा सकते हैं 100 एम्पियर पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, यदि ये सभी समांतर में जुड़े हुए हैं, यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, सारे बल्ब जो है श्रेणी में नहीं है, सब के सब समांतर में है। और समांतर का एक विशेषता होती है कि समांतर में होने से विद्युत जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है और करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर बताई गई है। अब इसके लिए आपको जो है कैलकुलेशन शीट पे चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो देखा जाए तो कैलकुलेशन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि माना जो बल्ब पैरेलल में जुड़ेंगे वो एक्स होंगे, यानी जो बल्ब होंगे पैरेलल में जुड़ेंगे उसको आपको एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ बताया गया है कि एक बल्ब की पावर कितनी है, 75 वाट की बल्ब यूज़ की गई है, कितनी 75 बल्ब की। तो ऐसे ही कितने बल्ब होंगे, तो हमने पहले ही बता चुके कि पैरेलल में कितने बल्ब जुड़े होंगे, तो उसको जो है एक्स माने थे। तो इसका मतलब होगा कि जो शक्ति बल्ब यूज़ करेगी वो कितनी यूज़ करेगी, 75x करेगी। तो 75x आ गया। अब यहाँ पर 75x आ गया, इसका मतलब ये हमारा पावर है, 75x जो है हमारा शक्ति है। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कि P = VI, पावर = VI। तो पावर = VI है, तो आपको पता हो गया होगा कि 75 तो इधर आ गया, वोल्टेज हमें 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ था और इसमें जो है एम्पेयर कितनी एम्पेयर गुजर रही थी, 100 एम्पेयर। तो 100 एम्पेयर आ गया। तो 75 = 220 इंटू 100, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 220 गुना 100 और बटा में 75। 75 को 25 से काट दीजिए, 25 या 75, 3 आ गया और 25 चौके 100, 4 ऊपर आ गया। आप कट नहीं सकता, नीचे ऑड नंबर है और ऊपर इवन है। तो देखिए 220 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 88 जीरो आ जाएगा, यानी 220 को 4 से कीजिएगा तो 880 आ जाएगा। 880 को 3 से डिवाइड कीजिए, जब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके समक्ष आएगा 293.33। तो इसका मतलब है ये अप्रोक्स में जा रहा है, यानी लगभग में जा रहा है। तो हमें लगभग से कोई मतलब नहीं है, हमारे पॉइंट की आगे के डिजिट से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 293, 293। देखिए कोई ऑप्शन है 293, देखिए ऑप्शन सी जो है 293 को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो होगा सी सही होगा, यानी 293। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में कैलकुलेशन में जरूर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर त्रिपान सेंटर ने आपके लिए ये कैलकुलेशन का जो है सवाल रखा है। तो इसका आंसर सी है, आप सी के साथ जा सकते हो, 293। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन वाली है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर की रेटिंग 2 किलोवाट है, यानी एक इलेक्ट्रिकल हीटर जो है 2 किलोवाट जो है खपत करता है। विद्युत ऊर्जा की लगभग 4 रुपये प्रति किलोवाट है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है 1 किलोवाट का 4 रुपया काटता है, प्रति किलोवाट जो है 4 रुपया है। तो 3 घंटे तक हीटर का उपयोग करने की लागत क्या होगी। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है और सिंपल है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो है रेटिंग 2 किलोवाट लेता है, यानी 1 घंटे देखा जाए तो 2 किलोवाट लेता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा की जो है 4 रुपये प्रति किलोवाट के दर से पैसे ली जाती है। अगर यही हीटर 3 घंटा चलता है तो कितना पैसा जो है कंज्यूमर को चुकाना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, आप तुक्का नहीं लगा सकते। अब 12, 24, 36, 48 ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। या आप सोचोगे कि गुना कर दूंगा, 4 × 12 और 12 दूने 24, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। इसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी करेंगे कि 4 × 3 = 12 और 12 × 2 हो गया आंसर। तो कहते हैं कभी कभी तुक्का भी चल जाता है, लेकिन तुक्का पे कभी नहीं कीजिए, क्योंकि ट्रिक जो होता है कभी सटीक नहीं बैठता है। सबसे पहले तो हम ये लेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीटर यानी जो इलेक्ट्रॉनिक हीटर की रेटिंग कितनी है,
इलेक्ट्रॉनिक हीटर की रेटिंग 2 किलोवाट है, तो हम लिख लेंगे 2 किलोवाट। अब यहाँ पर देखा जाए तो पावर जो होगी यानी शक्ति जो होगी हीटर कितनी होगी, 2 किलोवाट होगी, ये भी शक्ति भी 2 किलोवाट होगी। तो हमें कितना टाइम लगा है, टाइम हमें 3 घंटा का दिया गया है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टाइम, यानी पावर इंटू टाइम। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी निकलेगी, 2 गुना 3, तो इसका मतलब हो गया 6 किलोवाट, यानी 6 किलोवाट जो है 3 घंटा में वो हीटर जो है इस्तेमाल करेगा। अब हमें वाट पता चल चुकी है कि 6 किलोवाट जो है 3 घंटा में वो चलाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक यूनिट कितना है, 4 रुपया है, तो 4 यानी 6 यूनिट हमें आया हुआ है ना, तो 6, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, 6 गुना 4, तो आंसर कितना आ रहा है, 24। देखिए हमने डायरेक्ट आंसर करके भी हम तुक्का मार के जो करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह ये बात नहीं बैठती है। ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन बेसिकली चेंज होगा, तो आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगले क्वेश्चन को भी तैयारी कर सकती हो। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश करो, ऐसे मत लगाने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि 24 है, बट ये सही नहीं थी, क्योंकि हम जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक वो सही नहीं जाएगा, हम उसका आंसर सही नहीं बता सकते हैं। और यही काफ़ी खासियत बात यहाँ पर रखता है। फिर भी देखा जाए तो इसका आंसर बी 24 है, जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। 6 किलोवाट को अगर 4 से गुना करेंगे तो 24 रुपया आएगा। तो 24 रुपया जो है 3 घंटे में जो है हीटर कंज्यूम करेगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था।